Hello everyone, good morning to all. This is Ashutosh Kumar. I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। पहला लेसन है, हालांकि ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, इसका नाम ही है द लास्ट लेसन। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो ये है कि हमारे जीवन में कुछ हमें एक सीख मिलती है किसी न किसी चीज़ से। तो वो लेसन की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ चैप्टर वाला लेसन नहीं है जो किताबों में होता है, वो लेसन नहीं है। यहाँ पे एक सीख है कि अंतिम सीख क्या होती है कि जिससे हमारा जीवन बदल जाए या हम कुछ अच्छा करने लगे अपने जीवन में, वही हमारे लिए लास्ट लेसन होता है। तो ये स्टोरी बुक है क्लास इंटर की, जो न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न है फ्लेमिंगो, उसी का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है जो लास्ट लेसन के नाम से है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि स्टोरी है, जो नाम आप देख ही रहे हैं कि द लास्ट लेसन नाम है इसका। इसे अल्फांसो डॉट ने लिखा हुआ है। 1840 में इनका जन्म हुआ था। 1892 तक इनका जीवन था, यानी इस जन्म के दौरान इन्होंने इस जीवन के दौरान ये स्टोरी लिखी थी। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहानियाँ लिखा करते जिसे लघु कथाएं कहते हैं। द लास्ट लेसन इज द सेट ऑफ इन डेज द फ्रैंको पर्शियन वॉर। एक्चुअली जो लास्ट लेसन है ये उस समय के दौरान की कहानी है जब फ्रैंको और पर्शियन, ये दोनों कंट्री हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में, यानी 1870 और 1871 के बीच में युद्ध चल रहा था। उसी की कहानी है इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रांस जो है वो पर्शिया के थ्रू हरा दिया गया था एंड लेड बाय द बिस्मार्क। अब ये बिस्मार्क भी एक कंट्री है, किसकी था। एंड पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर। उस समय के टाइम में पर्शिया के अंदर जो जो कंट्री, जो जो क्षेत्र थे, एरिया जो भी था, वो अभी के टाइम में नेशंस बन चुका है। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रिया, ये सब फ्रांस की तरफ के एरिया हैं। और फ्रांस के पेरिस के जो अपर पार्ट्स पड़ते हैं, एग्जैक्टली अगर देखें तो ये ईस्ट एरिया पड़ेगा। उस तरफ के जो कंट्रीज़ हैं उन सब की ये जगह पड़ती है वहाँ पर। तो वहाँ की ये कहानी है जहाँ पर वॉर हुआ था और उस वॉर के डिस्क्रिप्शंस हैं इसमें। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच, जो फ्रेंच लोग थे यानी फ्रांस के लोग, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अलास्का एंड लॉरेन, ये वहाँ के अलास्का और लॉरेन जैसे जो ज़िले हैं, जो छोटी छोटी कंट्रियाँ या जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, उन सब के विषय में हैव पास्ड द पर्शियन हैंड्स, जो किसी समय पर्शिया के पास में थे। एंड रीड द स्टोरी, फाइंड आउट द व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। अब ये कहानी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी इस समय के दौरान की जो कहानियाँ थी, स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव डाला, क्या असर हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए अब स्टोरी को एग्जैक्टली देखते हैं कि कहाँ से स्टोरी क्या बताई जा रही है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि आई स्टार्टेड, इसमें जो लेखक हैं वो अपने बारे में बताते हैं स्कूल के दौरान, जब वो स्कूल में थे, स्कूलिंग कर रहे थे, तब उस दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ फील किया और क्या उनके आसपास हो रहा था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कह रहे हैं कि जिस दिन की बात है उस दिन मैंने स्कूल को थोड़ा देर में शुरू किया, यानी मैं स्कूल गया बट थोड़ा देर से गया। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ द स्कॉल्डिंग, मुझे यह एक डर था मन के अंदर कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरी वहाँ पे डांट पड़ेगी, फटकार लगेगी, इस वजह से मुझे डर था। ग्रेट ड्रेड मतलब यहाँ पे फटकारने का एक डर था इनके अंदर, स्कॉल्डिंग मतलब फटकार लगाना, डांटना, तो इस चीज़ का इनके अंदर डर था। स्पेशली खास तौर पे इसलिए था कि बिकॉज मिस्टर हैमल यहाँ पे एक टीचर का नाम है जो एक स्कूल में टीचर हैं। और ये बच्चा जो अपनी कहानी को बोल रहा है, तो वो कहानी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मिस्टर हैमल की डांट की डर से मैं थोड़ा सा जो है स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मतलब डांट पड़ेगी आज बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा जो है रुक कर जाऊँ, इस तरीके से। तो इनके मन में एक घबराहट थी उन टीचर से। एंड हैड सैड, उन्होंने ये कहा हुआ था कि दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि उन्होंने, टीचर ने कहा हुआ था कि आज वो पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन्स वो इंग्लिश के टीचर थे, तो उन्होंने फटकार लगा रखी थी कि नेक्स्ट डे जब आओगे सभी बच्चे तो पार्टिसिपल्स पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना होगा। तो ये जो लड़का था स्कूल जाने के लिए इसीलिए डर रहा था कि उसे मालूम था स्कूल में आज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते नहीं हैं तो डांट पड़ेगी इसके लिए और मार भी पड़ सकती है। एंड तब इन्होंने सोचा कि आई डिड नॉट नो, मैं ये नहीं जानता था कि द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी पार्टिसिपल का पी, फर्स्ट लेटर तक नहीं जानते थे, वर्ड तो बहुत दूर की चीज़ है, यानी कि कुछ नहीं जानते थे पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल क्या है। अब बहुत से बच्चे आप में से भी ऐसे हैं कि जो पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं, यूट्यूब में मेरे चैनल में इसका एक वीडियो पड़ा है पार्टिसिपल, वहाँ से ज़रूर जान लें।
जिससे कि आपके टीचर आपके फटकार ना लगाएं। तो पार्टिसिपल के बारे में इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि ऑफ द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। इन्होंने मन में विचार लाया, वो ये विचार आया मेरे मन में कि आज के दिन स्कूल गोल कर देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, और स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ द डोर, घर से बाहर जो है पूरा का पूरा दिन बिता दें। अब ऐसे बहुत से बच्चे करते हैं कि घर से झूठ बोल के जाते हैं स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में आज वर्क देखा जाएगा या कुछ सुना जाएगा, इस डर से स्कूल तक नहीं पहुंचते हैं और बीच में से, बीच रास्ते से गायब हो लेते हैं। तो ऐसा बहुत बार बहुत से बच्चों के साथ होता है, वो करते हैं। तो ये चीज़ इनके मन में भी आई। इट वॉज सो वार्म, लेकिन उस दिन जो काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, सो ब्राइट, और बाहर बहुत तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर, चिड़िया जो थी, चिरमिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया जो थी वो लकड़ियों पर यानी पेड़ों के टहनियों पर किनारों पर बैठ के चिरपिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी चहचहाने की। तो जब काफ़ी गर्मी होती, धूप होती, तो पेड़ के छांव वगैरह में चिड़िया या और दूसरे पक्षी जो हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी वहाँ बैठे कुछ ना कुछ प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खेत यानी खुले मैदान थे, बैक ऑफ द सॉ मिल, वहाँ पे एक इनके घर के पास में एक आरा मशीन था, तो उसके पीछे एक फील्ड थी। सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन। तो आरा मशीन एक जगह लगी हुई थी, उसके पीछे खेत, थोड़ा सा एरिया था, फील्ड था। उस जगह पे द पर्शियन सोल्जर, जो पर्शिया के सैनिक थे, वो वर ड्रिलिंग, वे सब अपना अभ्यास कर रहे थे। अब अभ्यास किस चीज़ का? जैसे परेड का अभ्यास करना, या गन चलाने का अभ्यास करना, या इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोलाबरेट करके युद्ध करने का अभ्यास करना, इस तरीके की चीज़ों का वे अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। कह रहे हैं कि ये उस समय के टाइम में मुझे सुनकर या ये मन में महसूस करके इतना ज़्यादा आकर्षित लग रहा था। टेम्पटिंग का मतलब आकर्षित, यानी वो चीज़ लग रही दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल पढ़ने की बजाय मुझे यह लग रहा था कि सैनिकों के साथ या इस सेना में अगर मैं होता या उस जगह मैं होता तो कितना अच्छा लगा हो रहा था। वो चीज़ सीखना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था बजाय पार्टिसिपल के। एग्जैक्टली इसमें स्टोरी में एक लैंग्वेज की बात भी की गई है। और यहाँ पे जैसे हम पार्टिसिपल देख रहे हैं तो बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। जैसे आप लोग सीख रहे हैं इस समय के टाइम में इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे, उसके ग्रामर के पॉइंट्स पढ़ते हैं, पार्ट्स पढ़ते हैं, पार्टिसिपल उसका एक हिस्सा है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे और भी भाषाएं होती हैं, जैसे फ्रेंच है, रशियन है, या कोई और भाषा इसी तरीके से जिसमें आप उसका ग्रामर का पार्ट पढ़ते हैं। तो बहुत से कंट्री में वो चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पर जो चीज़ ये लोग सीख रहे थे वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात चल रही थी। तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो पार्टिसिपल्स या चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में ये सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हें वो अट्रैक्शन नहीं लग रहा था उसमें पार्टिसिपल में, बल्कि इससे ज़्यादा अट्रैक्शन उस मिलिट्री के परेड में या उनके ड्रिलिंग में लग रहा था इनको। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, कि मेरे अंदर ये साहस बिल्कुल नहीं था कि मैं इससे मन हटा पाता। यानी इनको ऐसा लग रहा था कि अपने मन के भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। रेसिस्ट का मतलब रोक पाना या अपना मन किसी तरफ से हटा ना पाने की स्थिति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, अब ये स्कूल जाने की उस समय के टाइम में बहुत जल्दी थी। अब ये मन में चल रहा था कि अब परेड भी देखने की इच्छा हो रही, लेकिन स्कूल भी जाना है। तो ऐसा इनके मन में दो एक प्रकार के एक सोच आ गए थे, तो द्वंद्व चल रहा था। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, कह रहे जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज अ क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो शहर में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता था पहले के समय में, अभी भी कहीं कहीं लगा होता है। हम लोग देखते हैं बुलेटिन बोर्ड वो होता है एक एलईडी स्क्रीन टाइप का, टीवी की तरीके से एक स्क्रीन लगा दी जाती है शहर में, जहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को प्रसारित किया जाता है, जो शहर की हों, देश की हों, या जो सरकार के आदेश होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। और ऐसे कंट्री जहाँ पर युद्ध होते रहते हैं उन जगह पर यह बोर्ड बहुत ही कॉमन है इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि आज पूरे शहर या बॉर्डर का हिस्सा के जगह पर माहौल क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में तुरंत के तुरंत लोगों को सूचनाएं मिल सकें इसलिए। तो ये वहाँ भी एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड के पास में लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर आवर बैड न्यूज़, कि वहाँ पर जो उनकी जगह थी वहाँ पर उन्हें बुरी खबरें ही सुनाई दे रही थी उनकी जगहों से। एंड हैड कम फ्रॉम देयर, उन सब जगहों से बुरी खबरें ही आ रही थी, क्योंकि दूसरे जगहों पर लड़ाई चल रही थी और हमेशा बुरी खबर यही आती थी, द लॉस्ट बैटल्स, कि यह युद्ध हार गए हैं, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स, और जो उनके ऊपर आदेश मिले हैं उन्हें वो पालन करना है, एंड द कमांडिंग ऑफिसर, और दूसरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे ऐसा आदेश उन्हें देते थे। यानी जब युद्ध हार गए
तो जो दूसरा कंट्री जीता है युद्ध को वो उनके ऊपर कमांड देना शुरू करता, उनके जगह को कैप्चर करना शुरू करता। ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस बुलेटिन बोर्ड पे ऐसी खबरें जब प्रसारित होती थी तो इनके लिए एक बैड न्यूज़ था। सपोज़ हम लोग जिस जगह रहते हैं, अगर यहाँ पर भी इसी तरीके की कुछ खबरें हों कि हमारे जगह को किसी ने घेर लिया है, बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है, चारों तरफ से हमें कैप्चर करने की कोशिश की हुई है, तो ये हमारे लिए बुरी खबर होगी। तो उसी तरह से इनके लिए भी ये बुरी खबर थी। एंड आई थॉट, और मुझे ऐसा विचार आया टू माई सेल्फ, मेरे लिए, कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैं आगे बढ़कर ये जान लूँ कि आखिर बात क्या है, हो क्या रहा है आगे। यानी उस जिस जगह पर ये बोर्ड लगा हुआ था उस जगह पे मुझे मन में आया कि बढ़कर मैं तुरंत जान लूँ कि आखिर बात क्या है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, न्यूज़। तो पूरी बात जानने की कोशिश थी, जिज्ञासा उनके मन में आ चुकी थी। देन तभी आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं तुरंत ही भागते हुए आगे तक गया, जितना तेज़ी से मैं आगे वहाँ जा सकता था। आगे देखा द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पे एक लुहार था, वॉचर हु वॉज देयर, और साथ में वहीं पे एक व्यक्ति खड़ा था जो उसका रक्षक था, गार्जियन था। यानी उस बोर्ड के आसपास सैनिक भी खड़े रहते हैं, तो जो वहाँ पर वो मौजूद थे। विद हिज अप्रेंटिस, वह अपने कुछ नौसिखिए शिष्यों के साथ में, अप्रेंटिस होते हैं वो जो उनको वो ट्रेंड करता है जिनको, तो वो एक ऑफिसर खड़ा था, उस ऑफिसर के साथ कुछ उसके छोटे सैनिक यानी उसके नीचे पद पर काम करने वाले सैनिक थे, जिनके साथ वह खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, और वह बुलेटिन को पढ़ रहा था, यानी उस जो न्यूज़ को देख रहा था वो भी। कॉल्ड आफ्टर मी, वह ठीक मेरे जो है बाद ही खड़ा था, उसी पड़ोस में उसी जगह था। एंड डोंट गो सो, आगे उसने कहा कि डोंट गो सो फास्ट बब, उसने मेरी तरफ देखते हुए तुरंत ही कहा कि बब, आगे मत जाना, उस जगह बोर्ड की तरफ मत जाना। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटली ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पे समय पर तुम्हें पहुंच जाना है, तुम्हें पहुंच जाना चाहिए। आई थॉट, मुझे लगा, मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरे साथ कुछ मजाक कर रहा है। यानी जिस आदमी ने मुझे ये बात कहा कि तुम अपने स्कूल समय पे पहुंचो, जाके इन सब चक्करों में ना पड़ो, तो मुझे लगा मेरे साथ वो मजाक कर रहा है। एंड रीच द हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट द ब्रेथ, और वह पहुंच जाएगा भागते भागते हाँफते हुए उन मिस्टर जो इनके टीचर थे मिस्टर हैमल्स, उनके गार्डन में, यानी जहाँ वो पढ़ा रहे हैं उस जगह पहुँच जाएंगे। तो वो जहाँ पर पढ़ा रहे थे उसे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहुँचकर सारे लोग जो है शिकायत कर दें, इसका मन में आया। तो इन्हें लगा कि भागकर मैं वहाँ पहले पहुँच जाऊँ, भले हाँफते हुए पहुँचूँ, समय के अंदर मुझे पहुँचना है। यूजुअली, अक्सर करके ऐसा होता था कि जो स्कूल था इनका, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बिशल्स, वहाँ पर बहुत ही शोर शराबा होता था। अ ग्रेट बिशल्स का मतलब शोरगुल्ला, ढेर सारा आवाज़ होना। जैसे किसी स्कूल में जब बच्चे इकट्ठा आ जाते हैं और उनको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो तो पूरी तरह से उत्पात मचाने लगते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ करना, चिल्लाना, बात करना, या अलग अलग तरीके की गले से आवाज़ निकालना, ऐसी हरकतें करने लगते हैं जब भीड़ में इकट्ठा होते हैं। और ये बहुत ही एक बड़ी आवाज़ बन जाती है जब ढेर सारे बच्चे एक साथ आवाज़ निकालते हैं इसे। तो वैसा स्कूल से आवाज़ आती रहती थी। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट ऑफ द स्ट्रीट, सड़क के पार से, यानी सड़क के दूसरी ओर खड़े होकर भी आवाज़ सुनी जा सकती थी जब स्कूल में सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, उनका शोर शराबा होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, यह भी सुनाई देता था कि जो डेस्क होती थी उनको कोई खोल रहा है, बंद कर रहा है। जैसे डेस्क में जो शटर्स लगे होते हैं, जो ड्रॉज बनी होती हैं, उन सबको खोलना बंद करना, अलमारियों के जो दरवाजे खोलना बंद करना, ये सब आवाज़ सड़क के दूसरी ओर से सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनेशंस, और जो लेसन यानी जो पाठ होते थे किताबों के, उसको रिपीट करते थे बच्चे इन यूनेशन, एक साथ एक सुर में। ढेर सारे बच्चे जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसको बोलते हैं यूनेशन। तो सब बच्चे एक ही साथ दोहराते थे, वेरी लाउड, तेज आवाज़ में, खूब तेज आवाज़ में, सब एक साथ में, तो वो भी सुना जा सकता था। विद आर हैंड्स एंड ओवर आर ईयर्स, यानी कि जितनी दूरी पर हम खड़े थे वहाँ पर ये हाथ और हमारे कानों तक आवाज़ पहुँच रही थी। अंडरस्टैंड बेटर, और बहुत ही आसानी से बातें समझ में आ रही थी कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चे किन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और उनका जो टीचर का स्टिक था, डंडा था, वो भी वहाँ पे रखा हुआ था टेबल पर, जो खटखटा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। रैपिंग, यानी कि जैसे जब बच्चे तेज आवाज़ करने लगते तो वो डंडा उठाकर सीट पर, यानी जो बेंच थी उस पर पटकने लगते थे शांत रहने के लिए, जैसे आपके टीचर्स करते हैं, कीप क्वाइट, स्टिक को टेबल पे, डेस्क पे पीट पीट कर आवाज़ करना। तो इस तरीके से वो शांत कराए थे टीचर को, तो यह भी वहाँ से भी सुनाई दे रहा था। बट नाउ, लेकिन उसी समय, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ये सब पूरी तरह से लेकिन अब व्यर्थ था। आई हैड काउंटेड द कमीशंस और टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कह रहे उस समय के टाइम में मैं इस दुख में था कि मैं अपने समय को देख रहा था कि कितना लेट हो चुका हूँ, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उन सब चीज़ को बिना देखे मैं वहाँ चीज़ों को महसूस कर रहा था कि क्या हो जाएगा वहाँ पे या क्या होने वाला है। बट ऑफ कोर्स
लेकिन संभवतः दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ वैसे होना था जैसे लग रहा था संडे मॉर्निंग हो, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। थ्रू द विंडो, खिड़की से ही मैंने जब अंदर की तरफ देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो वहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। यानी आपके क्लास में आप देखते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेट एक स्पेस होता है कि उनको जाके वहीं बैठना, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह उनको नहीं तलाशनी है, वही जगह उनके लिए परमानेंट होती है, उसी जगह वो बैठते हैं हर बार जाके। तो ऐसे उसके कुछ क्लासमेट्स थे जो अपनी अपनी जगह बैठे थे। एंड मिस्टर हैमल, और जिनके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो इनके टीचर थे मिस्टर हैमल, वो कमरे में आगे पीछे दौड़ रहे थे, मतलब चल रहे थे, जो डेस्क के बीच में जगह होती है उसमें अप डाउन कर रहे थे, चल रहे थे। हिज टेरिबल आयरन रूलर, उनके पास एक लोहे की छड़ थी, रॉड थी, अंडर हिज आर्म, अपने कखोरी में यानी बगलों में दबाए हुए उस डंडी को, और लेकर वो क्लास के अंदर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अब दरवाज़ा खोलना ही था उस समय, मतलब मुझे अंदर जाना ही था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने जाना पड़ा, उस समय जाना ही था। यू कैन इमेजिन, अब इस समय आप सोच सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज, कि उस समय मैं कितना घबराया, कितना डरा हुआ था। दरअसल इनके मन में ये भावनाएं चल रही थी कि भाई स्कूल तो छोड़ ही दिया था, लेट हो गए थे, क्लास भी शुरू हो गई थी, और ऑलरेडी टीचर के सामने इन्हें जाने में बहुत डर लग रहा था। तो अब इस समय का टाइम में लग रहा था कि अगर ये सामने अब गए तो पक्का इनकी मार पड़ने वाली बहुत ढंग से। तो उस समय का टाइम इनके अंदर डर था, फ्राइटन, ब्लस्ड, चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था एकदम, मतलब ना हंसी छूट रही ना गुस्सा आ रहा, बिल्कुल नब हो चुका था इस तरीके का। अब ये इमेजिन कर रहे थे कि अगर ये क्लास में टीचर के सामने पहुंच गए, बच्चों के सामने पहुंच गए, तो क्या फील होने वाला है या क्या वहाँ होने वाला है। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन जब ये अंदर गए तो एक नई चीज़ हुई कि कुछ वहाँ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और मुझसे बड़े प्रेम से कहा, अच्छे से कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ, क्वाइटली, चुपचाप। लिटिल फ्रेंच, यानी मुझसे कहा कि फ्रेंच जाओ अपनी जगह पे बैठो, वी वर बेगनिंग विदाउट यू, तुम नहीं आए तो हमने शुरू कर दिया, यानी क्लास हमारी जो है शुरू हो चुकी। तो ये बात उन्होंने मुझसे बड़े प्रेम पूर्वक कही। आई जंप्ड ओवर द बेंच, अब ये जब मैं सीट पे पहुंचा तो मैं कूद कर बेंच पे अपने जाके बैठ गया, एंड सेट डाउन, वहाँ बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरी जो डेस्क थी जहाँ मैं बैठता था, टेबल जो थी, उस जगह में जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, लेकिन तभी ही नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि तब मुझे थोड़ा सा अपने डर के अंदर जो है ऐसा लगा कि मैं उससे पार पा पाया, यानी घबराहट जो मुझे हो रही थी। डिड आई सी दैट आर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मैं उस समय वो देख पा रहा था कि वो जो टीचर थे वो सामने मेरे मौजूद, उन्होंने अपना एक ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था और वहाँ सामने वो खड़े थे। ही फ्रिल्ड, अब जब मैंने सामने इनको देखा तो वो उस समय मेरे सामने ही आ ही रहे थे। तो आज स्टोरी को यहीं कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक करते हैं। इसके बाद की स्टोरी आप सेकंड पार्ट में देखेंगे, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा, तो आप कंटिन्यू इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप इसके कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट लेसन में आगे फ्रेंच के साथ क्या हुआ, या स्कूल का क्या माहौल था और उसने क्या चीज़ें वहाँ पे सीखी। तो आई होप कि आज जितनी स्टोरी पढ़ी है, जहाँ तक पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। एक ऐसे ही नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।